गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महक और मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगी। तो साइंस का फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सेल। क्या होता है अब सेल? सेल हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिससे पूरी बॉडी बनती है। कैसे? क्योंकि सेल जो है हमारी बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। सेल को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनती है। कैसे? सेल कंबाइन होके बनाएगा टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म। यानी कि जब सेल इकट्ठे होंगे तो वो क्या बना देंगे? टिश्यू। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ऐसे टिश्यू मिलके क्या बना देंगे? ऑर्गन। ऑर्गन हमारी बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स हैं, स्टमक, लंग्स, लीवर, ये सब हो गए हमारे ऑर्गन्स। और ऑर्गन से मिलके बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सब सिस्टम्स इकट्ठे मिलके क्या बना देंगे? पूरा ऑर्गेनिज्म। तो पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के पीछे जो सबसे मेन यूनिट है वो है सेल। इसीलिए हम सेल को कह रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अब क्योंकि हम सेल की स्टडी कर रहे हैं तो हम उस ब्रांच को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सेल, या फिर दूसरा नाम सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी, जिसमें हम सिर्फ सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर हम बात करें, जो सेल है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड functional unit in all living organisms। सेल हमारे सभी ऑर्गेनिजम्स में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंपोज करता है। क्यों स्ट्रक्चरल क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हमने देखा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो जो भी कुछ बन रहा है उसके पीछे बेसिक है सेल, तो इसीलिए वो हो गया स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल यूनिट, क्योंकि जो भी हमारी बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कौन करता है? सेल। अलग अलग फंक्शंस अलग अलग सेल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम बात करें सेल की डिस्कवरी की कि किसने सेल डिस्कवर किया था, तो उस साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम सेल को देखा था अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन उस टाइम पे माइक्रोस्कोप इतने डेवलप नहीं थे तो सेल का स्ट्रक्चर पूरा क्लियरली नहीं पढ़ पाया वो, और जो उसने सेल देखा था वो क्या था? एक डेड सेल। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे हुआ, एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, माइक्रोस्कोप्स अच्छे डेवलप हुए, तो एक लाइव सेल की स्टडी की, एक लाइव सेल ऑब्जर्व किया। और वो साइंटिस्ट कौन था जिसने फर्स्ट टाइम लाइव सेल पे स्टडी की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ये साइंटिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम लाइव सेल के बारे में स्टडी की थी। ठीक है, तो ये दोनों थे जिन्होंने इस सेल पे स्टडी की थी। उसके बाद एक आई थी हमारे पास सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या मतलब? दो साइंटिस्ट थे
दो साइंटिस्ट थे, शील्डिन और सचवान, जिन्होंने अलग अलग काम किया और इकट्ठे एक सेल थ्योरी दी। शील्डिन क्या था? एक बोटैनिस्ट, और सचवान एक जूलॉजिस्ट था। तो बोटैनिस्ट था, इसने प्लांट स्टडी की, तो इसने क्या देखा कि सभी प्लांट्स में सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज सचवान, अब क्योंकि ये जूलॉजिस्ट था तो इन्होंने एनिमल स्टडी की और इसने क्या देखा कि सभी एनिमल्स में भी सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इन दोनों ने एक पॉइंट तो कॉमन रखा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स जो हैं वो होते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, रुडोल्फ वर्च्यू। रुडोल्फ वर्च्यू ने इनकी थ्योरी को और एक्सपेंड किया, मॉडिफाई किया। तो इन तीनों ने मिला के जो सेल थ्योरी निकाली उसके मेन दो पॉइंट्स क्या थे? नंबर 1, ऑल सेल्स आर all living organisms are made up of cells and their products। यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं या फिर उसके प्रोडक्ट मतलब कि जैसे सेल से टिश्यू हो गया, टिश्यू से ऑर्गन हो गया, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो इन सब चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हैं। सेकेंड पॉइंट, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब बॉडी में नए नए सेल्स आते कहाँ से हैं? जो हमारी बॉडी में पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो आगे डिवाइड करते रहते हैं और नए नए सेल्स को बनाते रहते हैं। मतलब सेल का एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम होता है जिसके बाद वो ख़त्म हो जाते हैं और साथ के साथ नए नए सेल्स जो हैं वो टाइम टू टाइम बनते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको दो टाइप्स में क्लासिफाई कर दिया है। किस बेसिस पे? कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे। ठीक है, एक हो गए यूनिसेलुलर और एक हो गए मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है? 1, और तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिर्फ एक सेल होगा उनको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम मल्टी टर्म का मतलब देखें तो क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होंगे वो होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लें तो यूनिसेलुलर में आ जाएंगे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। ये तीनों एग्जाम्पल किस में आ जाएंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि ये सिंगल सेल इनमें प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज अगर हम मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंजी एक्सेट्रा, तो इन सब में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है ये दोनों टाइप्स? अब सेल्स हमारी बॉडी में सारे सेम तो होते नहीं हैं, उनका अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है और अलग अलग फंक्शन होता है।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो अगर हम शेप की बात करें, रेड ब्लड सेल्स शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं आरबीसीज। इनकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल या फिर बाइकनकेव। ठीक है। अगर हम डब्ल्यूबीसीज की बात करें यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की, तो उनकी शेप जो है वो इर्रेगुलर होती है। और कौन से सेल्स हैं हमारी बॉडी में, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है। तो ये सब वेरिएशंस किस में आ गई हैं, हमारे सेल की शेप में। ऐसे ही साइज में भी वेरिएशंस होती हैं। नर्व सेल्स लॉन्ग हैं, ये छोटे होते हैं, उस हिसाब से फंक्शंस भी अलग अलग होंगे। रेड ब्लड सेल का अलग फंक्शन है, डब्ल्यूबीसीज का अलग फंक्शन है, ऐसे ही नर्व सेल्स का। तो सभी सेल्स में स्ट्रक्चर, फंक्शन और साइज, शेप डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब सेल में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। तो सेल में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज जो मेन फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो हमारे पास जो मेन सेल ऑर्गेनेलीज है जिनकी वजह से सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं, वो कौन कौन से हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सेल की, और हमारे जो भी सेल के फंक्शंस हैं उनमें ये इन्वॉल्व होते हैं। अब हम इन तीनों का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। उससे पहले अगर हम बात करें और कोई सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल में होते हैं, हाँ, और कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स। ठीक है। तो इस तरह से और भी ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब जो हम स्ट्रक्चर डिटेल में करने जा रहे हैं वो सबसे सेल का मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अब न्यूक्लियस को हम एक और नाम देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, या फिर कंट्रोल रूम ऑफ सेल। ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। ब्रेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कौन करता है सेल की, न्यूक्लियस। ऐसे ही कंट्रोल रूम क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज कर रहा है। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे सपोज ये सेल है हमारा और ये इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म किया था हमने, तो यहाँ जो मटेरियल होगा वो होगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, बेसिक है ये। उसके बाद न्यूक्लियस है जो हमारा, वो एक डबल
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि दो मेम्ब्रेन है जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस, इसके बाहर दो मेम्ब्रेन होगी और इन मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये न्यूक्लियस के बाहर है इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरे रेगुलर नहीं होती है, इसमें कहीं कहीं पोर्स होते हैं और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स का काम क्या होता है कि न्यूक्लियस से बाहर मटेरियल पहुंचाना सेल में और सेल से अंदर न्यूक्लियस में मटेरियल पहुंचाना। उसके लिए यहाँ पे पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम न्यूक्लियस के अंदर देखें और अगर इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो जैसे सपोज ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन होगी डबल, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये उसके पोर्स और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा स्फेरिकल, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमें कब दिखते हैं सेल के अंदर? जब सेल डिवाइड करता है। क्रोमोसोम्स का काम क्या है? क्रोमोसोम्स जो है वो इंफॉर्मेशन को इनहेरिट करते हैं, यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कौन करवाता है? क्रोमोसोम्स। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ डीएनए। डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है और डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम इसको स्प्लिट करके कर सकते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और ये आगे आगे पास ऑन करता रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर हम बात करें अब फंक्शंस की कि न्यूक्लियस फंक्शंस और क्या क्या परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन तो हमने ऑलरेडी कर लिया कि ये जो भी एक्टिविटीज़ है सेल की उनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको कंट्रोल रूम कहते हैं। तो ये जो भी एक्टिविटीज़ है सेल की उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन होती है। कहाँ पे? क्रोमोसोम्स में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। थर्ड फंक्शन हमारा, न्यूक्लियस किस में हेल्प करता है? सेल को डिवाइड करने में, डिफ्रेंशिएट करने में और सेल की डिवीज़न करने में। क्यों? क्योंकि एक सेल होगा उससे फर्दर हमारी बॉडी में दो सेल्स बनेंगे, दो से आगे और फर्दर बनेंगे, तो इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और हमारी बॉडी में सेल्स की कमी नहीं होगी। तो इसका फंक्शन हो गया सेल ग्रोथ, डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट। पहले सेल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, डिवाइड भी करवाएगा और उसकी डिफ्रेंशिएशन भी कराएगा। अलग अलग फंक्शंस भी उसके अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियस किस में हेल्प करता है? हमारी प्रोटीन
सिंथेसिस में। सिंथेसिस मतलब बनाना, तो प्रोटीन्स बनाने के प्रोसेस में कौन हेल्प कर रहा है? हमारा न्यूक्लियस। तभी इसके पास पोर्स होते हैं, ये प्रोटीन्स बना के बाहर ट्रांसफ़र कर देता है, या अगर इसको कोई मटेरियल चाहिए होता है तो सेल से अंदर ले लेता है। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जैसे हमने किया था कि सेल में एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। पहले तो हम करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो कि कलरलेस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द मटेरियल होता है सेल का, और एक्टिविटीज़ जो है वो सेल में कहाँ परफॉर्म होती हैं? इस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियस की डिटेल हमारी ख़त्म होगी। अब हम सेकंड बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो हमने क्या किया अभी तक कि एक फ्लूइड है, कलरलेस है, जेली लाइक है, हेल्प किस में करता है? जो भी सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो इस साइटोप्लाज्म में होती है। केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस हियर। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर ये सेल के अंदर है लिक्विड तो साइटोप्लाज्म, अगर न्यूक्लियस के अंदर है तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो ये क्या बन जाएगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये होगा हमारा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब जितना भी फ्लूइड मटेरियल है, साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर लेकिन सेल के अंदर, और न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी लिक्विड है। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे केमिकल्स होंगे, जो भी हमारे बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम सब मटेरियल होगा, प्रोटीन्स, डीएनए, ये सब कहाँ पे होगा? प्रोटोप्लाज्म में। जो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी वो कहाँ होंगी? प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, सेल में मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो 70% पार्ट ये प्रोटोप्लाज्म कवर करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ये साइटोप्लाज्म? तो हमने दो स्ट्रक्चर डिटेल में देख लिए हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तीसरा जो हम बात करेंगे वो है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ होती है? ये सेल के अंदर नहीं होती है, सेल के बाहर होती है। जैसे ये सेल है, ये होगी इसकी मेम्ब्रेन, या फिर इसका दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल। हमने इसको ये नाम क्यों दिया है? इसके फंक्शन के बेसिस पे, और इसका फंक्शन क्या है कि ये सेल के अंदर सेलेक्टेड मटेरियल को जाने देती है या फिर सेल से सेलेक्टेड मटेरियल को बाहर आने देती है। मतलब यूज़फुल मटेरियल होगा तो अंदर भेज देगी, अगर उसके लिए यूज़लेस मटेरियल होगा तो उसको बाहर भेज देगी। इसीलिए हम इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है।